और सी से डी तक का डिस्टेंस L/4 है, डी से ई तक का डिस्टेंस L/4 है और ई से बी तक का डिस्टेंस L/4 है। मींस दैट कि हमने इसको 4 इक्वल पार्ट्स में L/4 में डिवाइड किया हुआ है। हमने पॉइंट डी के ऊपर डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करनी है, डेल्टा डी। अच्छा, इस लोग आपके पास इसकी एक मिनट मैं बुक इसकी खोलने लगा हूँ ताकि स्टेटमेंट से देख लें हम। एग्जाम्पल 2.64.4 में फाइंड द यूनिट लोड फाइंड बाय द यूनिट लोड मेथड द डिफ्लेक्शन डेल्टा डी ऑफ सिंपल बीम ए बी shown in figure 2.6.4a. Note that this beam has a constant wide flange steel section throughout but is strengthened with two cover plates in the center half of the beam so that the moment of inertia is doubled. अब देखें इसका जो क्वेश्चन है सी से डी तक, उसने वहां पे कवर प्लेटें लगाई हैं, वहां पे कुछ और प्लेटें वेल्ड कर दी हैं। ये एक स्टील का बीम है जो उसने मिडल में उसको स्ट्रेंथनिंग कर दिया है सच दैट कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पे जो है वो 2 टाइम्स हो गया है। अब देखिए हमारे पास जो इक्वेशन है दैट इज कैपिटल M स्मॉल m ओवर EI dx। हमने पहले कैपिटल M को कैलकुलेट करना होता है, फिर स्मॉल m को, और फिर इस इक्वेशन में हम वैल्यूज पुट करते हैं तो आगे हम प्रोसीड करते हैं। तो यहाँ पे भी हमारा प्रोसीजर, हम इसको सेगमेंट्स में डिवाइड करेंगे। सेगमेंट्स में डिवाइड करके हर सेगमेंट के लिए हम कैपिटल M की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। इसी तरह फिर हम स्मॉल m के लिए सेगमेंट्स बनाएंगे और स्मॉल m की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब यहाँ पे देखिए हमने पहले डिस्कस किया हुआ है कि हम सेगमेंट्स इस तरह बनाते हैं कि जहाँ पे मूवमेंट चेंज हो रहा होता है, जहाँ पे एक एब्रप्ट चेंजिंग आती है इन द मूवमेंट, वहाँ पे हम एक और सेगमेंट बनाते हैं ताकि हमारा जो एक सिंगल सेगमेंट के लिए मूवमेंट की वेरिएशन है विद रिस्पेक्ट टू एक्स वो यूनिफॉर्म रहे। ठीक हो गया। हम इन द फॉर्म ऑफ एक्स उस सेगमेंट के लिए मूवमेंट फाइंड आउट करते हैं और फिर x की वैल्यू पुट करके किसी भी पॉइंट के ऊपर हम मोमेंट की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखें यहाँ पे अगर हम देखें तो वैसे जो सेगमेंट्स बनने चाहिए वो एक A पे बनना चाहिए, दूसरा पॉइंट D के ऊपर बनना चाहिए क्योंकि यहाँ पे एक लोड अप्लाइड है और यहाँ पे मोमेंट चेंज होगा। ठीक हो गया। और इसी तरह तीसरा B के लिए। तो मीन दैट के बेसिकली यहाँ पे जो वैसे बनने चाहिए वो A से D तक एक सेगमेंट और D से B तक एक सेगमेंट बनना चाहिए क्योंकि इन बिटवीन कोई और सपोर्ट नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो एक और चीज है वो ये है कि A से C तक यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिंगल है, C से E तक यहाँ पे मोमेंट इनर्शिया डबल हो जाता है। लेकिन दरमियान में एक पॉइंट D आता है जहाँ पे अप्लाइड लोड है, तो इस लिहाज से जो हमें सेगमेंट्स बनाने पड़ेंगे वो A से C तक एक बनाना पड़ेगा, C से D तक दूसरा बनाना पड़ेगा, D से E तक तीसरा और E से B तक चौथा बनाना पड़ेगा। तो यही हम एक टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे। अब A से C तक का ओरिजिन A होगा, इसी तरह A से D तक का ओरिजिन C से D तक का ओरिजिन हम A रखेंगे, लिमिट हम चेंज कर देंगे। ठीक है। जब A से C होगा तो लिमिट 0 से L/4 होगी, जब C से D होगा तो ओरिजिन क्योंकि A है तो लिमिट हमारी लोअर लिमिट L/4 बनेगी, अपर लिमिट इसका हाफ बनेगा। ठीक हो गया। हाफ L/2 है। सीधा जब हम DE को डील करेंगे तो DE के लिए ओरिजिन बजाय A रखने के फिर हम इस एंड से स्टार्ट कर देंगे ताकि हमारी जो कैलकुलेशंस हो सिंपल हो। ठीक हो गया। तो DE के लिए हमारा ओरिजिन B होगा, लिमिट यहाँ से स्टार्ट होगी L/4 से स्टार्ट होगी और L/2 तक होगी, इसके हाफ तक होगी। इसी तरह EB के लिए हमारी लिमिट 0 से L/4 तक होगी।
अब देखें हमारे पास लोड W अप्लाइड है और ये एक मिड पॉइंट के ऊपर अप्लाइड है, तो दोनों सपोर्ट्स के ऊपर इसका हाफ लोड जाएगा, सपोर्ट सेक्शन W/2 और W/2 हो जाएंगे। और इसी तरह जब हम आगे चल के यूनिट लोड अप्लाई करेंगे तो यूनिट लोड के केस में हाफ लोड इस सपोर्ट के ऊपर आएगा, हाफ लोड इस सपोर्ट के ऊपर आएगा, और इस तरह ये 0.5 हो जाएंगे। अब हमने इसको 4 सेगमेंट्स में डिवाइड किया है, AC, CD, DE और EB। अब इन दो के लिए ओरिजिन A था, DE और EB के लिए ओरिजिन B था। अब देखें सेगमेंट AC के लिए हमने सेक्शन यहां से कट किया है, ठीक हो गया, A से C तक। अब यहाँ पे हमने सेक्शन कट किया है, वहां पे एक मोमेंट जनरेट होगा M, और हमने इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लगाया है। अब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस x है, ठीक हो गया। तो हम समीशन ऑफ मूवमेंट्स करेंगे तो यहाँ पे जस्ट 2 फोर्सेस हैं जो मूवमेंट प्रोड्यूस कर रही हैं इस सेगमेंट के अंदर। एक सेक्शन कट की वजह से जो मूवमेंट प्रोड्यूस हुआ है M, और एक W/2। तो एंटी क्लॉकवाइज है M, ये पॉजिटिव होगा, और W/2 इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा तो ये नेगेटिव होगा। और M - W/2 का डिस्टेंस फ्रॉम C इज x। तो यहाँ पे हमारे पास फॉर सेगमेंट AC जो मूवमेंट बनेगा दैट इज 1/2 WX। तो हमारा जो सेगमेंट AC के लिए मूवमेंट बना है दैट इज हाफ ऑफ WX, और इसकी जो लिमिट है 0 to L/4 है। अब इसी तरह A से D तक हम यहाँ पे सेक्शन कट करेंगे फॉर CD, सेक्शन यहाँ पे कट किया है, तो हमारे पास CD के लिए A से D तक का सेगमेंट आया है। अब देखें यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया डबल है, ठीक हो गया। लेकिन एक चीज याद रखें, जब हम यहाँ पे मूवमेंट कैलकुलेट करेंगे तो क्योंकि मूवमेंट में इस मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू अप्लाइड बेंडिंग मोमेंट और ड्यू टू फोर्सेस अप्लाइड परपेंडिकुलर, ठीक हो गया। तो फोर्स मल्टीप्लाइड विद डिस्टेंस होता है या उसका अपना मूवमेंट जो अप्लाइड होता है। तो इस वक्त इस सेगमेंट की वजह से इसके मूवमेंट के अंदर कोई वेरिएशन नहीं होगी, और हमारा टोटल डिस्टेंस यहाँ पे भी x रहेगा, ठीक हो गया। तो यहाँ पे भी जस्ट 2 फोर्सेस होंगी, एक M होगा और एक W/2 होगी। M अगेन एंटी क्लॉकवाइज है, पॉजिटिव होगा। W/2 का इस पॉइंट से D पॉइंट से डिस्टेंस जो है वो टोटल x डिस्टेंस हमने लिया हुआ है, तो सेम एक्सप्रेशन आएगा, लेकिन लिमिट्स यहाँ पे चेंज होंगी, ठीक हो गया। पिछले में मूवमेंट की वैल्यू यही थी, लेकिन लिमिट वहां पे 0 से L/4 तक थी। अब लिमिट्स L/4 से यहाँ तक हैं, L/2 तक हैं। तो हमारे पास फॉर द सेगमेंट CD लिमिट L/4 से L/2 तक है, और हमारा मूवमेंट जो है दैट इज सेम एज WX/2। अच्छा, अब देखें क्योंकि ये एक सिमेट्रिकल बीम है, अब हम अगर D से E या E से B के लिए अगर सेगमेंट कट करें तो सेम यही एक्सप्रेशन बनेगा। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ से सेक्शन कट किया है और DB कंसीडर कर रहे हैं, तो DB के लिए हमारा जो टोटल डिस्टेंस बनेगा x बनेगा, ठीक हो क्या। अच्छा, 1 मिनट के लिए जरा मैं एक कॉल अटेंड करना। जी क्या मैं जर्मन की मैं तो कुछ देर तक कर दूँ, मैं क्लास अटेंड कर लूँगा, तो काम दिया नहीं मैं तो कर लूँगा। तो सेगमेंट्स DE के लिए या EB के लिए हमारे पास बोथ के लिए यही सिचुएशंस बनेगी। फॉर एग्जांपल EB के लिए बिल्कुल यही सेगमेंट बनेगा, लेकिन उस वक्त फोर्सेस इस तरफ ये W/2 अप्लाइड होगा और मूवमेंट इस तरफ होगा। हो जाएगा ये? जी सर। मैं जरा व्हाइट बोर्ड पे ड्रॉ कर देता हूँ। ये हमारे पास बीम है, हमारे पास इस पॉइंट के ऊपर ये डबल मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। अब ये पॉइंट हमारा D है, ये पॉइंट
ई है और ये पॉइंट बी है। अब देखें ये हमारे पास W/2 है। अब अगर हम ई बी सेगमेंट को लें, ई बी सेगमेंट के लिए हमारे पास जो सेगमेंट बनेगा W/2 रिएक्शन है। इधर हमने मोमेंट अप्लाई किया है m, और ये डिस्टेंस x है। अब इसी तरह जब हम DE को कट करेंगे तो DE के लिए हमारे पास जो सेगमेंट बनेगा उसमें इस एंड के ऊपर W/2 अप्लाइड रिएक्शन होगा। ये सेक्शन है जहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया डबल है, और इस साइड पे मोमेंट m हमने अप्लाई किया हुआ है ड्यू टू कट सेक्शन। फिर टोटल डिस्टेंस अगेन x है। तो ये हमारे पास पॉइंट B है, ये हमारे पास पॉइंट D है, और ये दरमियान में ये वाले पॉइंट जो है हमारे पास ये E पॉइंट है। और इस पॉइंट इस सेक्शन के सेगमेंट के लिए हमारे पास ये पॉइंट B है, ये पॉइंट E है। अब देखें हमारा केस चाहे ये वाला हो या हमारा केस ये वाला हो, अब दोनों के लिए जो एक्सप्रेशंस हैं, ठीक हो क्या, इन दोनों के एक्सप्रेशंस बिल्कुल इस साइड पे जो हमने सेगमेंट्स बनाए थे सेम फोर्सेस हैं, सेम मूवमेंट हैं, सेम रिएक्शंस हैं। इसलिए इस केस में भी जो हमारे पास मूवमेंट कैलकुलेट होगा वो वही हाफ ऑफ WX होगा। तो हमारे पास DE के लिए लिमिट L/4 से L/2 होगी, लेकिन मूवमेंट 1/2 WX होगा। इसी तरह EB के लिए लिमिट 0 से L/4 होगी और मूवमेंट हाफ ऑफ WX हो जाएगा। ये हो जाएगा कैलकुलेट, समझ आइए? यस सर। ठीक हो क्या? सेम है, बस मैंने उसको इसलिए स्किप कर दिया है। उसके बाद हमने स्मॉल m को कैलकुलेट करना है, ठीक हो क्या। अब स्मॉल m के लिए अगेन हमने A से C तक का सेगमेंट लिया है। अब यहाँ पे चूंकि हमने एक यूनिट लोड अप्लाई किया हुआ था और उसके लिए रिएक्शन यहाँ पे 0.5 प्रोड्यूस हुआ था, और टोटल डिस्टेंस यहाँ पे x है, यहाँ पे स्मॉल मूवमेंट m प्रोड्यूस्ड है। समेशन ऑफ मूवमेंट्स लेंगे तो हमारे पास दो फोर्सेस हैं, एक बेंडिंग मूवमेंट है, एक 0.5 की वजह से बेंडिंग मूवमेंट प्रोड्यूस होगा। बेंडिंग मूवमेंट, अप्लाइड बेंडिंग मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, पॉजिटिव होगा, 0.5 क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, नेगेटिव होगा, और इसका डिस्टेंस x है। तो m - 0.5x या m विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ x। और इसी तरह जब हम सेगमेंट CD लेंगे, अब सेगमेंट CD के लिए लिमिट हमारी L/4 से L/2 तक है, टोटल डिस्टेंस x होगा, ठीक हो गया। तो हमारे पास सेम एक्सप्रेशन बनेगा m, और ये जो हमारे पास फोर्स है 0.5, ठीक हो गया। तो हमारे पास सेगमेंट CD के लिए भी जो एक्सप्रेशन आएगा m = हाफ ऑफ x हो जाएगा। इन दोनों के अंदर मूवमेंट सेम प्रोड्यूस हो रहा है, एक्सप्रेशन सेम है, लेकिन x की वैल्यूज डिफरेंट हैं। इस केस के लिए x के वैल्यू 0 से L/4 तक है, और इस केस के लिए जो x की वैल्यू है वो L/4 से L/2 तक है। लिमिट्स चेंज होंगी तो ऑटोमेटिकली आगे उसके अंदर जो मूवमेंट है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है क्या। और बिल्कुल इसी तरह अगर हम दूसरे एंड के सेगमेंट्स लें, अगर हम इस एंड के सेगमेंट्स लें EB या DE, तो दोनों के लिए हमारे पास ये 0.5 होगा, डिस्टेंस यहाँ से x होगा, तो 0.5 × x हमारे पास सेम एक्सप्रेशन आएगा। तो हमारे पास हर सेगमेंट के लिए जो वर्चुअल मूवमेंट आएगा, स्मॉल मूवमेंट आएगा, दैट विल बी हाफ ऑफ x, ठीक हो गया। अब हमने इस टेबल में एक और चीज इंट्रोड्यूस करी है, यहाँ पे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। AC के लिए मूवमेंट ऑफ इनर्शिया IC है, CD और D के लिए 2 टाइम्स हो जाएगा, फिर EB के लिए अगेन हमारे पास IC है। सर ये कैसे पता चलेगा कि इनके लिए मूवमेंट ऑफ इनर्शिया IC है? IC को कैसे पता चलेगा? जी सर। देखिए ये आपके पास गिवन है, अगर आप यहाँ पे देखें
क्वेश्चन में गिवन होगा। यस, इसके फिगर के अंदर भी गिवन है कि ये IC है इस सेगमेंट के लिए, इस सेगमेंट के लिए 2IC है, फिगर के अंदर भी गिवन है। और आपको स्टेटमेंट में भी गिवन होगा कि ये एग्जांपल 2.4 की स्टेटमेंट है, नोट दैट दिस बीम हैज अ कांस्टेंट वाइड फ्लाइन सेक्शन थ्रूआउट बट इज स्ट्रेंथनिंग टू कवर प्लेट्स इन द सेंटर half of the beam so that the moment of inertia is doubled। ठीक है, तो स्टेटमेंट में भी गिवन है कि उस पोर्शन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया डबल है, और फिगर में भी गिवन है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया वहां पे डबल है। ओके सर। ओके सर। सर पेपर में हम जो दूसरी सिमेट्री की वजह से जो बाकी दो सेगमेंट्स बन रही हैं वो भी कैलकुलेट करेंगे कि उधर लिख देंगे ड्यू टू सिमेट्री? आपकी मर्जी ये है, यानी कि सेम आपकी रहेंगे। मर्जी है, आप ये लाइन लिख दो, ठीक हो गया, आपकी मर्जी है, आप कैलकुलेट कर लो, ठीक हो गया। ये आपकी ओके। अपनी क्या कितना अच्छा पिक करते हो और गलती की गुंजाइश कितनी छोड़ते हो, ठीक हो गया। अगर किसी को समझ ना आ रही हो तो वो जाके कैलकुलेट करके देख ले, अगर किसी को पता चल गया है कि दूसरे सेगमेंट्स के लिए भी यही होगा तो जस्ट लाइन लिख के टेबल में जब आप खुद सही लिखोगे तो वो सही होगा, ठीक हो गया। यहाँ पे जब आप ये टेबल सही फिल करोगे और ये साथ ये पॉइंट भी लिख लोगे कि इनको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, सेम यही है, तो दैट विल बी ओके। ओके सर। अब हमारे पास हमने इस इक्वेशन के अंदर वैल्यूज पुट करनी है, डेल्टा डी इज इक्वल टू 0 टू एल कैपिटल एम स्मॉल एम और ई आई। अब चूंकि यहाँ पे 4 सेगमेंट्स हैं तो हर सेगमेंट के लिए अलग अलग हम लिखेंगे। अब सेगमेंट ए सी के लिए लिमिट 0 से L/4 थी, एम स्मॉल एम और ई आई सी, और सी डी के लिए हमारे पास लिमिट L/4 से L/2 तक है, कैपिटल एम स्मॉल एम और ई आई। अब यहाँ पे देखें आई को हमने डबल कर दिया है 2IC सेगमेंट सी डी के लिए। इसी तरह डी ई के लिए लिमिट L/4 से L/2 तक है, कैपिटल एम स्मॉल एम और ई 2IC, और ई डी के लिए अगेन फिर सिंगल IC है और लिमिट 0 से L/4 है। अब यहाँ पे देखें हमारे पास AC सेगमेंट और ED सेगमेंट, इन दोनों की लिमिट्स भी सेम है, मूवमेंट्स के एक्सप्रेशन भी सेम है, ठीक हो क्या। कैपिटल M भी सेम है दोनों का, स्मॉल m भी सेम है, और इसी तरह CD और DE के लिए इन दोनों के लिए भी लिमिट्स भी सेम है, एक्सप्रेशन भी सेम है, तो फिर हम इन दोनों को ऐड कर सकते हैं। हमने इन दोनों को ऐड करके 2 टाइम्स लिख दिया है और इनको भी ऐड करके 2 टाइम्स लिख दिया है। अब हम इनकी वैल्यूज पुट करेंगे, कैपिटल M की हाफ ऑफ WX, स्मॉल m की हाफ ऑफ X और मल्टीप्लाइड विद 2, और इस के लिए हमारे पास हाफ ऑफ WX हाफ ऑफ X और 2 EIC। अब ये 2 इस 2 के साथ हमने कैंसिल कर दिया है और फिर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अच्छा अब देखें, हमने एंड के ऊपर जब आके इंटीग्रेशन करनी होती है तो इंटीग्रेशन हमने जस्ट वेरिएबल की करनी होती है जो इन द फॉर्म ऑफ x यहाँ पे होता है। तो वेरिएबल के अलावा जितनी भी यहाँ पे हमारी क्वांटिटीज हैं जो कांस्टेंट्स होती हैं, हम उनको इंटीग्रेशन से बाहर लेके जाएंगे। हमने यहाँ पे WX मल्टीप्लाइड बाई x, WX स्क्वायर हो गया है, ठीक हो गया, 1/2 1/2 1/4 हो गया है, और EIC, और इसी तरह यहाँ पे WX है और मल्टीप्लाइड बाई हाफ ऑफ x है तो 1/2 1/2 1/4 हो जाएगा, WX स्क्वायर हो जाएगा और EIC। अब यहाँ पे हमारे पास 1/4 भी कांस्टेंट है, W/EIC भी कांस्टेंट है, वेरिएबल जस्ट x स्क्वायर है यहाँ पे भी, तो जितने भी कांस्टेंट्स हैं हम उनको बाहर निकाल लेंगे। अब यहाँ पे देखें W/4 EIC इन दोनों के अंदर कांस्टेंट है, दोनों के अंदर हम कॉमन ले लेंगे, ये हम इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लेंगे, ठीक हो गया। 2 यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाइड है, हमने इसके साथ रखा हुआ है, W/4 EIC हमने इस ओवरऑल क्वांटिटी से बाहर निकाल लिया है। अब यहाँ पे जो रह गया है वो x स्क्वायर और 2 साथ मल्टीप्लाइड है और इसके लिए जस्ट x स्क्वायर रह गया है, हमने इंटीग्रेट x स्क्वायर को करना है। अब जब इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास x 3/3 आ जाएगा, और इस पोर्शन के लिए भी अब लिमिट इसके लिए 0 से L/4 है, इसके लिए L/4 से L/2 तक है, और L/4 की हम वैल्यूज पुट करेंगे और 3 को हम ब्रैकेट से बाहर निकाल लेंगे, 2/3 L/4 की पावर 3
और इसी तरह यहाँ पे 3 को ब्रैकेट से बाहर निकाल देंगे 1/3 ऑफ। अब यहाँ पे चूंकि सेकंड जो लिमिट है वो 0 है तो ऑटोमेटिकली 0 हो जाती है, हम उसको लिखते नहीं है, 0 कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे चूंकि अपर लिमिट लोअर लिमिट दोनों है तो अपर लिमिट L/2 हमने पुट की है उसकी पावर 3 और इसी तरह लोअर लिमिट L/4 उसकी पावर 3। तो हमारे पास L3/4 की पावर 3 हमारे पास 64 हो गई और इसी तरह यहाँ पे 2 की पावर 3 8 हो गई और 4 की पावर 3 64 हो गई। अब हम यहाँ पे एलसीएम लेके इसको सिंप्लीफाई करेंगे। एलसीएम 64 दिया है और हमारे पास 8L³ माइनस L3 तो ये हमारे पास 7 तो ये हमारे पास 7L3 और 192 30 मल्टीप्लाइड बाई 64 किया तो 192 आया है। और इसी तरह हमने यहाँ पे 2 को कैंसिल आउट किया है, 64 से 32 हमारे पास आया है, 32 मल्टीप्लाइड बाई 3 किया तो 96 आया है। ठीक है, हम जस्ट इनको सिंप्लीफाई करते जाएंगे। अब दोबारा हम एलसीएम लेंगे तो 96 का डबल 192 होता है तो एलसीएम हमारा 192 ही आएगा और इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन बनेगा ये हमारे पास 9 हो जाएगा, 9L³ ओवर 192 EIC मल्टीप्लाइड बाई ये हमारे पास कांस्टेंट्स हमने पहले से बाहर निकाले हुए हैं और मजीद हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो एंड रिजल्ट आएगा डेल्टा D इज इक्वल टू 3WL³ ओवर 256 EIC। अब देखें ये वैल्यू पॉजिटिव आई है तो इट मींस दैट कि जो हमने यूनिट लोड अप्लाई किया था जिस डायरेक्शन में वो डायरेक्शन उसी डायरेक्शन में ही इसकी डिफ्लेक्शन होगी। ठीक है, कि अगर ये नेगेटिव आ जाती तो फिर हम उलट कर देते हैं। अब ऊपर चल के देखें हमने यहाँ पे जो यूनिट लोड अप्लाई किया था दैट वाज डाउनवर्ड। ठीक है क्या, और हमारा आंसर पॉजिटिव आया है। अब आंसर पॉजिटिव आने का मतलब ये है कि हमारी जो डिफ्लेक्शन होगी वो भी डाउनवर्ड होगी। क्लियर? यस सर। अच्छा, अब यहाँ तक एग्जांपल थी, यहाँ पे हमने डिफरेंट केसेस देखे हैं इन द बीम, हमने उनके अंदर डिफ्लेक्शन को कैलकुलेट किया है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है हमने आर्टिकल 2.7 के अंदर रोटेशंस को कैलकुलेट करना है। ठीक है क्या, मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि जब हम बीम के अंदर डिफ्लेक्शन की बात करते हैं तो जब एक बीम डिफ्लेक्ट होती है तो डिफ्लेक्शन के वक्त एक हमने उसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना होता है इन द फॉर्म ऑफ डेल्टा, हम उसको कह रहे हैं। फिर इसका जो एंगल चेंज होता है, ठीक है क्या, चेंज इन एंगल को हम थीटा से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं या स्लोप, तो इस थीटा को हमने कैलकुलेट करना है। अब हम देखेंगे कि थीटा को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास क्या थ्योरी है। Slope at any point of beam is defined as tangent function। ठीक है क्या, अगर हमने किसी पॉइंट के ऊपर स्लोप फाइंड आउट करनी है तो जस्ट हम वहां पे टेंजेंट ड्रा करेंगे और टेंजेंट ड्रा करके हम उसका एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं वहां पे। ठीक है क्या, जैसे किसी भी पॉइंट की जो स्लोप होती है हम उसको टेंजेंट से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक स्लोप थी, यहाँ पे हमने यहाँ पे स्लोप फाइंड करनी है तो यहाँ पे टेंजेंट ड्रा करेंगे और टेंजेंट ड्रा करके हम उसकी स्लोप को फाइंड आउट कर सकेंगे। ये आप मैथमेटिक्स में भी डिस्कस करते रहे होंगे और आपने एफएससी में भी ये चीजें क्लियर डिस्कस की हुई। तो बीम के अंदर अगर हम टेंजेंट लें, ठीक है क्या, और इस टेंजेंट का हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल होगा दैट विल बी द रोटेशन इन द बीम, दैट विल बी द थीटा ऑफ द बीम। या फिर स्लोप की जो सेकंड डेफिनेशन है, स्लोप इज द रेडियन मेजर ऑफ एंगल between beam original axis and tangent to the elastic curve at that point। हमने इलास्टिक कर्व को भी डिस्कस किया था कि इलास्टिक कर्व इज द डिफ्लेक्टेड शेप ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है क्या, हमारे पास न्यूट्रल एक्सिस की इनिशियल जो लाइन थी वो ये वाली थी, हमने स्लोप में है, हमारे पास इसकी वैल्यू
सेकंड डेफिनेशन, एंगल इज द रेडियन मेजर ऑफ बीम ओरिजिनल एक्सिस। ओरिजिनल एक्सिस हमारे पास यही है, ये हमारे पास ओरिजिनल एक्सिस है, और हम जिस पर है और ये बिना हमारे पास एंगल के साथ मिला थीटा, दैट हम इसको मानेंगे तो दैट इज नेगेटिव शेप। ठीक हो गया। अब किसी भी पॉइंट के ऊपर हम टेंजेंट को ड्रा करेंगे, ये हमने टेंजेंट ड्रा किया है, ठीक हो गया, दैट विल बी द थीटा। अब हमारे पास अभी जो हमने यूनिट लोड मेथड के लिए डेरिवेशन की थी, सेम वही डेरिवेशन आएगी, जस्ट वहां पे हम उसको थीटा कह रहे थे यहाँ पे, और वहां पे हम जब स्मॉल एम को कैलकुलेट करते थे तो वहां पे हम हमें थीटा फाइंड करना हो, वहां पे इस कैपिटल एम को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हम यूनिट लोड की बजाय हम यूनिट मूवमेंट अप्लाई करेंगे। ठीक हो गया। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने थीटा फाइंड करना है, तो जिस पॉइंट के ऊपर हमने एंगल को फाइंड करना है उस पर हमने यूनिट मूवमेंट करेंगे इक्वल टू 1 किलो न्यूटन मीटर। हमने यहाँ पे यूनिट बेंडिंग मूवमेंट अप्लाई किया है, तो उसकी वजह से अब हम वहाँ पे ये हमारे पास रिलेशन बनेगा, इस m की वजह से इस बीम के अंदर जो हमारे पास मूवमेंट प्रोड्यूस होगा उसके लिए हम इन द फॉर्म ऑफ x हम ये m कैलकुलेट करेंगे, और फिर हमारे पास कैपिटल M जैसे हम पहले कैलकुलेट कर रहे हैं वैसे ही कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, इस इक्वेशन में डेरिवेशन में जो हमारे पास फिलॉसफी यूज हुई है वो बिल्कुल वही है। अब वहां पे जब हमने यूनिट लोड अप्लाई किया था तो हमने कहा था कि वर्क डन इज इक्वल टू द फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस। ठीक हो गया। फोर्स को हम रिप्रेजेंट कर रहे थे, W से रिप्रेजेंट कर रहे थे, और डिस्टेंस को हम डिफ्लेक्शन से रिप्रेजेंट कर रहे थे कि उसकी जितनी डिफ्लेक्शन हुई है। और जब हम यूनिट लोड अप्लाई करते थे तो यूनिट लोड केस में लोड W1 हो जाता था और डिफ्लेक्शन को स्मॉल डेल्टा से हम रिप्रेजेंट कर रहे थे। अगर हम मूवमेंट को अप्लाई करें तो मूवमेंट की केस में हम देखते हैं कि उसकी डेरिवेशन थोड़ी सी कैसे बनती है। हमारे पास ये सरफेस है, ठीक हो गया। हम इसके ऊपर फोर्स F अप्लाई करते हैं। लेट्स से हमारे पास ये एक सर्कुलर सरफेस है और लेट्स से ये इसका एक ये पॉइंट ए चेंज होगा और एक न्यू पॉइंट ए प्राइम और बी प्राइम पे आके मूव करेगा, और अगेन यहाँ पे एक फोर्स F अप्लाई हो रही होगी। अब देखें यहाँ पे जो चेंज इन एंगल ड्यू टू दिस कपल फोर्स, ड्यू टू दिस बेंडिंग और रोटेशन फोर्स, ठीक हो गया, थीटा आई है। हमारे पास इस सर्कल का लेट्स से ये सर्कल का रेडियस है वो r है, लेट्स से इसका जो ये एंगल है ये थीटा है, और लेट्स से इसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो क्या है। अब हमारे पास देखें, हमारे पास वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस। फोर्स यहाँ पे F है हमारे पास, डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस हमारे पास S है, और ये एक आर्क डिस्टेंस है। ठीक हो गया। इसने पॉइंट A से A प्राइम तक मूव किया है। ठीक हो गया। लेट्स से हमारे पास F क्रॉस S है, आवाज नहीं आ रही आपकी। हाँ जी, लेट्स से हमारे पास जो F है, ठीक हो गया, फोर्स है, और S यहाँ पे रेडियन डिस्टेंस था, S इज इक्वल टू आर थीटा। ठीक हो गया। ये आपने FSC की डेरिवेशन में या फिजिक्स की बेसिक डेरिवेशन में आपने पढ़ा हुआ है कि एक आर्क डिस्टेंस जो होता है दैट इज इक्वल टू आर थीटा। यहाँ पे S डिस्टेंस जो इसने ट्रेवल किया है A से A प्राइम तक या B से B प्राइम तक, वो S है और दैट इज इक्वल टू आर थीटा। अब इसी को अगर हम रियलाइज करें
एफ क्रॉस आर क्रॉस थीटा, तो हमारे पास एफ क्रॉस आर फोर्स मल्टीप्लाइड बाई, ये आर भी एक डिस्टेंस है, तो फोर्स मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस जस्ट सिंपली एम के बराबर हो जाएगा और थीटा विल बी द इक्वल टू एम थीटा। तो इट मींस दैट कि इस केस में जहां पे ये रोटेशन हुई है और एंगल चेंज हुआ है, इस केस में जो वर्क डन है एक्चुअली इक्वल टू दिस एम bending moment produced due to this rotation, this is due to this rotational force, due to this couple force, or multiplied with change in angle theta, that is equal to the work done. तो बिल्कुल यहीं पे हमारे पास ये m थीटा आ जाएगा, और अब हमारे पास यहाँ पे जो वर्क डन w डेल्टा था, ठीक है, वो m थीटा हो जाएगा। तो अगर हम इसी फिलॉसफी को यूज करते हुए हम इक्वेशन को दोबारा डिराइव करें, हमारे पास सेम इक्वेशन आएगी, ठीक हो गया। जस्ट वर्क डन की वजह से जो वेरिएशन है वो थीटा यहाँ पे आ जाएगा डेल्टा की जगह, ठीक हो गया। वहाँ पे डेल्टा है, यहाँ पे थीटा आएगा, और इसको हम दोबारा डिराइव करेंगे डेरिवेशन का केस के लिए। अच्छा, अभी एग्जांपल 2.7 को शुरू करने के लिए हम मीटिंग को दोबारा रीस्टार्ट करते हैं, टाइम खत्म होने वाला है। मैं डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ, दोबारा आपको लिंक सेंड करता हूँ, दोबारा